नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अब तक हम लोग 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 10वां चैप्टर पद भाग का हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऋतुराज, और उनकी एक कविता है कन्यादान। उस कविता के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आप पीछे की सब बातों को आप समझ सकें और उन्हें कर सकें। साथ ही जो होमवर्क बताया जा रहा है उसे आप अपने रजिस्टर में भी करते रहें, ताकि बाद में आप लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुने, ताकि इस पार्ट में जो भी बातें बताई जाएं वो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए, कन्यादान जो कविता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक माँ जब अपनी बेटी का कन्यादान कर देती है तो एक माँ का जो दुख है, पीड़ा है, वो कितनी बड़ी होती है। और आज के इस दौर के अंदर भी इस बेटी को कन्यादान के रूप में जब उसे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेज दिया जाता है तो माँ अपनी बेटी को क्या क्या शिक्षा देती है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। किंतु सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये जो कवि है इसका परिचय बताना चाहता हूँ। तो देखिए ध्यान से बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं ऋतुराज, यानी कि कवि ऋतुराज। कवि ऋतुराज का जीवन परिचय। कवि ऋतुराज का जीवन परिचय हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो देखिए, जन्म की हम बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ। तो इनका जन्म जो है बच्चों 1940 के अंदर भरतपुर के अंदर हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि कवि ऋतुराज का जन्म सन 1940 ईस्वी में भरतपुर में। अब ये भरतपुर कहाँ है जानते हो आप लोग? राजस्थान में ही है, ठीक है। 1940 ईस्वी में भरतपुर राजस्थान में हुआ। जन्म कहाँ पर हुआ? भरतपुर में हुआ। और ये भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर ही है। और कब हुआ? सन 1940 ईस्वी के अंदर हुआ। जो ऋतुराज हैं इनका जन्म 1940 के अंदर हो रहा है बच्चों। तो 40 के बाद की अगर हम बात करें समय की, तो ये तो आधुनिक समय चल रहा है। तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जो साहित्य है उसके अंदर आधुनिक कवियों के अंदर इनका नाम गिना जाता है। आगे देखिए कि इन्होंने जो राजस्थान विश्वविद्यालय है जयपुर, वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में एमए किया है। क्या किया इन्होंने? एमए किया है। अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने एमए किया है। 40 वर्षों तक इन्होंने अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर ये जयपुर में ही रहते हैं। यानी 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन पढ़ाते रहे। 40 वर्षों तक आप लिख सकते हैं, 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना। यानी कि 40 वर्षों तक इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई है। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कराने के बाद अब सेवानिवृत्त होकर के, यानी रिटायरमेंट होकर के, सेवा निवृत्त होकर
जयपुर में रह रहे हैं, यानी कि वर्तमान समय में जीवित हैं ये, और ये ऋतुराज जो है जयपुर में रह रहे हैं। 40 वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया और अब रिटायर होकर के, सेवानिवृत्त होकर के ये जयपुर में रह रहे हैं। इनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि भाई कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके, तो इनके अब तक 8 कविता संग्रह, 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अब तक इनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। लिख लीजिए इनको, अब तक 8 कविता संग्रह जो है प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें जो सबसे प्रमुख अगर हम बात करें तो एक जो इनकी प्रमुख रचना का नाम है वो है एक मरणाधर्म और अन्य। पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुख अरविंद प्रमुख हैं। इन्होंने सामाजिक उपेक्षा, शोषण, उत्पीड़न से ग्रस्त लोगों की चिंताओं और विडंबनाओं को लेकर अपने लेखन का विषय इन्होंने बनाया है। इसी बात पर हम आगे भी इनके बारे में बात करेंगे। ये वामपंथी विचारधारा का प्रबल समर्थन होने के कारण इन्होंने जो सामाजिक चेतनाएं उसी को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। तो लिखते चलें, इनके अंदर हम बात कर रहे हैं बच्चों, कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें जो एक रचना का नाम है एक मरणाधर्म, एक मरणाधर्मा और अन्य, ये इनकी रचना है। दूसरी है पुल पर पानी, पुल पर पानी। तीसरे नंबर पर सूरत निरत और लीला मुख अरविंद, लीला मुख अरविंद, ये इनकी रचनाएं प्रमुख है। साथ ही इनके अंदर हम बात करें कि इन्होंने सामाजिक उपेक्षा एवं शोषण उत्पीड़न से ग्रस्त लोगों की चिंताओं और उनकी विडंबनाओं को अपने लेखन का इन्होंने विषय बनाया है। इन्होंने सामाजिक उपेक्षा एवं शोषण उत्पीड़न से ग्रस्त लोगों की चिंताओं और विडंबनाओं को अपने लेखन का विषय बनाया है, अपने लेखन का विषय बनाया है। इसी कारण इनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इसी कारण इनकी भाषा अपने परिवेश एवं लोक जीवन से जुड़ी हुई है, लोक जीवन से
जुड़ी हुई है। इन्हें अब तक सोमदत्त, परिमल सम्मान और मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। इन्हें अब तक, इनको कौन कौन से सम्मान, इन्हें अब तक सोमदत्त, परिमल, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार, मिल चुके हैं। इन्हें अब तक सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार जो है इनको मिल चुके हैं। ये इनको प्रमुख सम्मान मिले हैं। तो यहाँ इस पैराग्राफ को आप लोग अपने रजिस्टर में एज इट इज नोट कर लेंगे कि यहाँ मैंने क्या बोला है, कवि ऋतुराज का जन्म जो है सन 1940 ईस्वी में हुआ है, भरतपुर राज्य में हुआ था। किंतु इन्होंने जो राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान यूनिवर्सिटी है जयपुर, वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी के अंदर एमए किया है, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एमए किया है, अंग्रेजी साहित्य के अंदर 40 वर्षों तक इन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कराने के बाद 40 वर्षों तक ये इंग्लिश लिटरेचर इन्होंने पढ़ाया है, मतलब अध्यापक थे, ये शिक्षक थे। और अब जो है ये रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त होकर जयपुर में रह रहे हैं। अभी इनका निधन नहीं हुआ है, इसलिए इनकी निधन की तारीख नहीं है, समझ में है ना। इनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें एक मरना धर्म तथा अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लोक मुख अरविंद ये प्रमुख हैं। इन्होंने सामाजिक उपेक्षा और शोषण, उत्पीड़न से ग्रस्त लोगों की चिंताओं और उनकी विडंबनाओं को अपने लेखन का क्या बनाया है, विषय बनाया है। इसी कारण इनकी भाषा जो है अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इन्हें अब तक सोमदत्त सम्मान, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार जो है मिल चुके हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि ये जो कविता है बच्चों, कन्यादान, इस पाठ के अंदर किस चीज़ के बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए आपके जो पाठ्यक्रम है इसके अंदर ऋतुराज की कविता है कन्यादान, उसको लिया गया है। और इस कविता में कवि ने माँ के द्वारा बेटी को विवाह के समय दी गई सीख का वर्णन किया गया है। माँ के द्वारा अपनी बेटी को ये जो शिक्षा दी जाती है वो परंपरा से थोड़ी हटकर शिक्षा होती है, क्योंकि सामान्य तौर पर एक माँ जब उसकी शादी करती है तो विवाह के समय या विवाह से पहले अपनी बेटी को क्या शिक्षा देती हैं कि बेटा घर परिवार में मिलजुल कर रहना, वहाँ अपने बड़ों का, अपने पति का मान सम्मान करना, ठीक है, घर की शोभा बनकर रखना, कोई भी ऐसा काम ना करना कि जो मर्यादा के विपरीत हो, किसी का सामना मत करना, किसी से लड़ना झगड़ना मत, ऐसी बात बताएं। लेकिन यहाँ कवि ने ये बताया है कि एक माँ अपनी बेटी को इस परंपरा से अलग हट करके और उसे एक ऐसी शिक्षा देती है कि बेटी तुम लड़की तो रहना पर लड़की जैसी दिखना मत। मतलब लड़की के जो स्वाभाविक गुण होते हैं उनमें सरलता, सभ्यता, सुसंस्कार होते हैं, तो लड़की जैसी दिखाई तो देना पर लड़की होना मत। मतलब लड़की की तरह अपने आप को कभी कमज़ोर और कोमल मत समझना, क्योंकि शादी के बाद में आपके जीवन में जो कष्ट और जो संघर्ष आते हैं उनका सामना डटकर करना, उनका मुकाबला डटकर करना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, उसमें जल के मरने के लिए नहीं है। कहने का मतलब है कि बेटी कभी भी जीवन के किसी पड़ाव में अपने जीवन के संघर्षों से हार कर, अपने जिंदगी के दुख दर्दों से हार करके और
कभी भी आत्महत्या करने की सोचना मत, ये कायरता होती है, क्योंकि जो आग है वो रोटियां बनाने के लिए बनी है, उसमें जलकर मरने के लिए आग नहीं बनी है। तो इस तरह बहुत सारी वो शिक्षाएं देती हैं। तो मैं आपके सामने ये पाठ का जो थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय है, पाठ का परिचय मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये भी नोट कर लेना। पाठ परिचय, पाठ का हम लोग परिचय लिख रहे हैं कि इस पाठ में हम ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने कन्यादान करते समय, इस कविता में कवि ने माँ के द्वारा, कवि ने कन्यादान करते समय माँ ने अपनी बेटी को जो सीख दी है, उसका वर्णन किया है। माँ की यह सीख परंपरा से हटकर है। वह बेटी को जीवन के वास्तविक संघर्ष से अवगत कराना चाहती है। वह अपनी बेटी को जीवन के जो वास्तविक संघर्ष है उनसे अवगत कराना चाहती है और कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। दुर्बलता और कोमलता के कारण अपनी शक्ति और स्वाभिमान को ठेस मत लगने देना। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ ये थोड़ा सा विवरण मैंने लिखा है कि इस पाठ के अंदर हम ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता का अध्ययन कर रहे हैं और इस कविता के अंदर कवि ने कन्यादान करते समय माँ ने अपनी बेटी को जो शिक्षा दी थी उसी चीज़ का यहाँ वर्णन कर रहे हैं।
माँ अपनी बेटी को जो शिक्षा देती है वो परंपरा से हटकर है। वह अपनी बेटी को जीवन के जो वास्तविक संघर्ष हैं, जीवन की जो वास्तविक पीड़ा है, उससे परिचित करवाना चाहती है। और यही कारण है कि वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ध्यान रखिएगा बच्चों, आज का ये जो समाज है, इस समाज में महिलाओं के साथ में कितना अत्याचार किया जाता है, कितना शोषण किया जाता है, कितनी अमानवीय यातनाएं उन्हें दी जाती है। पुरुष औरत को एक भोग्य वस्तु मान करके और उसका मन चाहा जैसा वो शोषण कर रहा है। कुछ प्रतिशत पुरुष ऐसे भी हैं जो महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं, उनका हर तरह से ख्याल भी रखते हैं, किंतु आज भी इतनी शिक्षा का प्रसार होने के बाद भी घर के अंदर आपको घरेलू हिंसा के रूप में ये चीज़ें दिखाई दे जाती है, जहां पुरुष का ही वर्चस्व होता है, जहां घर के अंदर महिलाओं के साथ में बहुत ही दयनीय स्थिति हो रही है। तो बच्चों, आपने इस कविता में ये सीखना है कि हमारी भी खुद की भी बहन है, हमारी खुद की भी बेटी है, ठीक है। तो हम किसी दूसरे की बेटी के साथ, किसी दूसरे की बहन के साथ में कोई ऐसा बर्ताव ना करें जो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता हो, जो उसके गर्व, उसके अभिमान को ठेस पहुंचाता हो। ये मतलब नहीं है कि जो लड़की है, ये जो महिला है, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, दुर्बल है, और पुरुष जो है वो शारीरिक रूप से कैसा है, मजबूत है, तो वो उसके ऊपर मन चाहा व्यवहार करेगा। उसकी भी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, उसकी भी अपनी कुछ आकांक्षाएं होती हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके और एक अच्छा सा व्यवहार उनके साथ में करना चाहिए। तो यहाँ जो माँ है वो अपनी बेटी को कन्यादान कर रही है, लेकिन वो कन्या का दान नहीं कर रही है। वो कहती है कि यहाँ मैं आपको कुछ शिक्षा दे रही है, तो वो शिक्षा क्या दे रही है कि वो परंपरागत शिक्षाएं नहीं दे रही है, उसको उस परंपरागत शिक्षा से अलग एक सीख दे रही है कि बेटी होना, लड़की होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी कि लड़कियों के अंदर जो सरलता, सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार होता है वो तो होना चाहिए, उनके स्वभाव में, उनके व्यक्तित्व में वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। लेकिन अपने आप को कभी कमज़ोर, दुर्बल और शक्तिहीन मत मानना, और कायरों की तरह अपने जीवन का विनाश करने के बारे में कभी मत सोचना, बल्कि जीवन के अंदर जो संघर्ष आएंगे, जो दुख मिलेंगे, उनका डट करके क्या करना है, तुम्हें मुकाबला करना है। इसलिए इन चीज़ों से कभी भी तुम पीछे मत हटना, इन चीज़ों को देखकर कभी भी तुम पछतावा मत करना। तो देखिए, यहाँ इनकी कविता है कन्यादान, और इसका मैं वर्णन कर रहा हूँ आपके पास। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। देखिए बच्चों, एक माँ के लिए उसकी संतान में वो अंतर नहीं करती है, चाहे कोई बेटा हो या बेटी हो। माँ के लिए तो वो दोनों ही जो हैं एक जिगर के टुकड़े होते हैं। माँ अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकती। ये समाज की परंपरा है, समाज के चलाए हुए रीत है, परंपराएं हैं जो कह देते हैं कि लड़की जो है माँ बाप के ऊपर बोझ होती है। दुनिया के किसी भी माँ बाप के ऊपर लड़की बोझ नहीं होती है, किंतु समाज की एक व्यवस्था के तहत लड़की को शादी के बाद दूसरे घर भेजा जाता है। ये परंपरागत है स्थिति, और ये परंपराएं जो चल रही हैं उसी का निर्वाह करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना भी पड़ता है। जीवन के एक वक्त पर ऐसा डिसीजन लेना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, हमें तो ये ख्याल रखना है कि जब हम ससुराल जाते हैं, यानी कि जो हमारी लड़की है उसे हम किसी दूसरे घर में विवाह करके भेज देते हैं, तो लड़कियों के मन में, महिलाओं के मन में ये धारणा होती है कि विवाह के बाद में उसका पति जो है उसका बहुत ख्याल रखेगा, घर के जो लोग हैं, उसकी सास है, उसकी जो ननद है, वो उसका बहुत ख्याल रखेंगी, उसे बहुत प्यार करेंगी। लेकिन
कई बार कई केस में देखा जाता है कि वहाँ लड़की शादी होकर जाती है और लड़की के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटती है और उसके साथ में किस तरह का बुरा बर्ताव करना आरंभ हो जाता है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी पुरुष हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि हम भी किसी बहन को, बेटी को अपने घर में लाएंगे और हमारी जो बहन है, बेटी है, वो किसी दूसरे के घर में जाएगी। तो जो व्यवहार हम किसी दूसरे की बेटी के साथ कर रहे हैं, अगर वैसा ही व्यवहार हमारे किसी बेटी या बहन के साथ होगा तो वो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसीलिए यहाँ एक कविता के माध्यम से समाज की एक ऐसी स्थिति आपके सामने उजागर होने वाली है बच्चों, जिसे आपको समझना चाहिए। खासकर वो लड़कियां जो इस क्लास के अंदर पढ़ रही हैं, इसका अध्ययन कर रही हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हमें जीवन के अंदर हमारे जो सपने हैं वो केवल इतने ही नहीं हैं कि हम अपने माँ बाप को धोखा देकर किसी के साथ भी हम किसी भी तरह के रिलेशन में पढ़कर और अपने जीवन को बर्बाद कर लें। क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो माँ बाप का अभिमान होती है, माँ बाप जो है उनके ऊपर गर्व करते हैं। इसीलिए जो माँ है वो अपनी बेटी को कैसे शिक्षा देती है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। एक माँ का जो दुख है वो कितना प्रामाणिक था, कितना वास्तविक था उसका दुख, जब वह अपनी बेटी को किसी दूसरे के साथ कन्यादान के रूप में उसे भेज रही होती है। उसके जीवन भर की जितनी पूंजी थी वो तो उसकी बेटी थी, वो उसका सारा धन थी। उसने जीवन में जो कमाया वो सिर्फ उसकी वो बेटी ही थी। तो देखिए बच्चों, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, कि जब माँ अपनी बेटी को दान में दे रही है तो मानो वह बेटी ही उस माँ के लिए सबसे अंतिम पूंजी थी, और वो अंतिम पूंजी जो है वो भी उसने दे दी। तो सोचो उस माँ की पीड़ा का कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी उस माँ को। तो ये शुरू की जो पंक्तियां हैं बच्चों, यहाँ आप लोग इसकी शुरुआत में ध्यान रखिएगा। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी इस पद्यांश में, कविता के इस अंश में विवाह के समय पुत्री को माँ के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उसी का वर्णन है। कवि वर्णन करते हुए कह रहा है कि यहाँ कन्यादान करते समय कन्या की जो माँ है उसका दुख कितना प्रामाणिक था, कितने प्रमाणों से सिद्ध, सच्चा और वास्तविक था, क्योंकि वह कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी तथा उसी से वह अपना सुख दुख बांटती थी। घर के अंदर माँ और बेटी एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्दों को बांटती हैं। तो उस माँ के लिए तो वो जो बेटी है वो ही एक अंतिम पूंजी थी, अंतिम धन था, जिसके साथ वो अपने मन के सारी बातें कहती थी, उसकी बातें सुनती थी। लेकिन आज उस बेटी को भी विवाह करके और दूसरे घर भेज दिया है। तो उस माँ का जो दुख है वो कितना वास्तविक था, क्योंकि वो माँ भी तो अपने माँ बाप को घर छोड़ करके और किसी दूसरे के साथ आई है। वो भी तो अपने सपने लेकर आई थी उस घर में, लेकिन जब उस घर में आकर देखा कि वहाँ जिन सपनों को लेकर वो आई थी वो सपने पूरे नहीं हुए ना। अब उसकी खुद की बेटी है और वो खुद की बेटी जब दूसरे घर में जा रही है तो उसे वही एहसास हो रहा है ना कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। समझ में आई बच्चों? तो ये कविता जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर केवल 2 बातें सीखने की कोशिश करें कि एक तो कवि का परिचय, भरतपुर के अंदर जन्म हुआ है, 1940 के अंदर जन्म हुआ है और राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया है उन्होंने। साथ ही 40 वर्षों तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया और आज भी वो सेवानिवृत्त होकर रिटायरमेंट लेकर के और वो जयपुर के अंदर निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। उन्होंने समाज में जो सामाजिक उपेक्षता है, शोषण है, उसी के बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर लिखा है। ये कविता भी आपको समझ में आ गई। यहाँ माँ अपनी बेटी को कन्यादान करते समय जो शिक्षा दे रही है उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो मिलते हैं अगली बार इस कविता को एक खास अंदाज में पढ़ते हुए और बहुत सारी चीज़ों को सीखते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।